नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाजियाबाद से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भूगोल विषय पढ़ेंगे और भूगोल विषय में आपकी पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आप सभी इसके 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं और पिछले अध्याय में आपने जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने संरचना को पढ़ने के साथ साथ जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं भी कौन कौन सी होती हैं उनको पढ़ा था। आज हम इसी के आगे बढ़ते हुए उस जनसंख्या का विकास कैसे करें, इसलिए अध्याय 4 मानव विकास पढ़ेंगे। इस अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से है, मतलब जो आपको इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में हम लोग मूल रूप से इसके अंतर को पढ़ेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा में कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है और मानव विकास में हम किन किन पहलुओं को शामिल करते हैं और मानव विकास कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा मानव विकास के स्तंभ। जिस तरीके से किसी इमारत को पिलर्स जो हैं सपोर्ट देते हैं और उस बिल्डिंग को मजबूती मिलती है, उसी प्रकार से मानव विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए मानव विकास के स्तंभों की संकल्पना आई और इसमें हम 4 स्तंभों को पढ़ेंगे, जो कि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी तो क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा मानव विकास के विभिन्न उपागम। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव विकास की समस्या को हम कैसे देखें या मानव विकास को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम मुख्य रूप से 4 उपागम पढ़ेंगे, जिसको जब हम टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको 4 उपागमों के बारे में बता दूंगी। अगली हमारी अध्याय का टॉपिक रहेगा मानव विकास का मापन। मापन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मापन नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि वास्तविक अर्थों में मानव विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें हम मापन के तरीके, किस तरीके से हम स्कोरिंग करते हैं, किस तरीके से देशों का वर्गीकरण करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरी हमारा इसका टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हम 2 देशों का कंपैरिजन नहीं करते हैं तब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि कोई देश अगर किसी वर्गीकरण में उसको डाला गया है वर्गीकृत करके, तो वो वहाँ पर क्यों है। चलिए बच्चों, आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों ही समय के संदर्भ में परिवर्तन को बताते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, सभी में परिवर्तन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार वृद्धि और विकास का एक अर्थ लगाते हैं, लेकिन उनमें एक अंतर है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस अंतर को नहीं जानेंगे, हम मानव विकास की अवधारणा को सही प्रकार से नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि जैसा कि इसमें लिखा गुणात्मक परिवर्तन, मतलब नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन विकास में क्या है, वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ इसमें क्वालिटी भी बढ़ रही है। वृद्धि नकारात्मक भी होती है, विकास सदैव सकारात्मक होता है। नकारात्मक वृद्धि से मतलब है कि संख्या में गिरावट आना। जैसे कि इसको हम उदाहरण से क्लियर करेंगे। ये देखिए, आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। बंडा आसे एक सिटी है इंडोनेशिया में, और 2004 में जब सुनामी आई तब इस चित्र को लिया गया। ये सुनामी से पहले का चित्र है और ये सुनामी आने के बाद का चित्र है। आप देख सकते हैं कि इस शहर की कितनी घनी आबादी है, और लेकिन जब सुनामी आई तो उसके पश्चात बहुत सारे द्वीप यहाँ पर डूब गए और इस शहर की वृद्धि तो हुई, लेकिन ये कैसी हुई, नकारात्मक वृद्धि हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। मूल्य निरपेक्ष से मतलब है संख्या का बढ़ना या घटना। हम वो तो देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि हम मूल्य बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, हम उसकी बात यहाँ पर
नहीं करते हैं, और जबकि हम गुणात्मकता की बात हमेशा विकास में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वृद्धि के साथ गुणवत्ता हो ही यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विकास में सकारात्मक परिवर्तन से ही गुणवत्ता बढ़ेगी। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि मान लीजिए एक नगर है, ये मैं उदाहरण समझा रही हूँ आपको, वहाँ समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। 5 लाख थी, उदाहरण समझ लेते हैं, 5 लाख थी जनसंख्या, और आज बढ़कर वो 10 लाख हो गई। लेकिन क्या हुआ, वहाँ की जनसंख्या में तो वृद्धि हुई, लेकिन लोगों का जीवन स्तर जैसा था वैसा ही है, तो हम कहेंगे वृद्धि तो हो गई, लेकिन वहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर यहाँ पर सिटी में लोगों का जीवन स्तर बढ़ता, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती, तो हम कहते कि यहाँ पर विकास हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों, वृद्धि और विकास में ये मूल अंतर है, और हमने इसको ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि बहुत लंबे समय तक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही मानव विकास होगा। लेकिन जब लोगों ने इन विचारों को ध्यान देना शुरू किया, तो ये पाया कि लोगों के जीवन स्तर से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था या बढ़ी हुई आय का कोई लेना देना दूर दूर तक था ही नहीं। इसलिए मानव विकास की अवधारणा शुरू हुई, और इस अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। आप लोग देखिए, इनका चित्र देख सकते हैं। और साथ ही दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो चलिए समझते हैं मानव विकास की अवधारणा को। मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। ये विकल्प कौन कौन से हैं? विकल्प होते हैं कि मैं जो ऑप्शन चुनना चाहती हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं लेना चाहती हूँ, वो मुझे आसानी से मिल जाएं। कौन कौन सी हो सकती हैं? मैं जहाँ पढ़ना चाहती हूँ वहाँ मैं पढ़ लूँ, मुझे जितनी आय मैं चाहती हूँ मेरे पास हो उतनी हो, सब अपनी सुविधाएं चाहती हूँ, मुझे वो चिकित्सा सुविधाएं मिलें, तो ये होते हैं हमारे विकल्प। और जब हमें ये विकल्प भली भांति प्राप्त होते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में सुधार आएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। नो डाउट मनुष्य ही इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मनुष्य ने ही सभी संसाधनों को संसाधनों में परिवर्तित किया, वरना संसाधन नहीं थे, पहले वो क्या थे? मात्र एक पदार्थ थे। और तीसरा पॉइंट है, विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब विकास का कोई उद्देश्य है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी काम बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। तो ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये सार्थक जीवन क्या है? इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। इसमें आप लोग पहले चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें इस स्त्री का जन्मदिन है, और ये कह रही है मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अब इन दोनों के कॉन्वर्सेशन में ये लेडी कहती है, अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। मतलब ये स्त्री लंबी आयु तो चाहती है, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन भी चाह रही है, और स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज की पढ़ाई भी करना चाहती है और लायक बनना चाहती है। अगला चित्र देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति बने हैं। एक ये चित्र है, ये व्यक्ति क्या कहता है, इससे अगर पूछा गया जब अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, ये कहता है मृत अथवा कारावास में। नो डाउट इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, या तो वो कहता है मैं मर जाऊंगा, या मैं उसने कोई या तो गुनाह किया होगा तो वो कारावास में देखेगा। इसके विपरीत एक ये डॉक्टर का चित्र है, ये क्या कह रही है, मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। यहाँ क्या है, इसके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और ये समाज के लिए कुछ करना चाहती है। तो इस प्रकार से सार्थक जीवन की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, मतलब हम लंबा जीवन तो जिएं, साथ में गुड हेल्थ को भी एंजॉय करें।
दूसरा है जीवन का कोई उद्देश्य होना, जिसको कि हम पिछले चित्र में क्लियर कर चुके हैं। तीसरा है बुद्धि और विवेक का विकास होना। बुद्धि और विवेक का विकास जब होता है तभी हम समाज में अपनी सहभागिता दे सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरा है समाज में प्रतिभागिता होना। जैसा कि पिछले चित्र में हमने स्पष्ट किया था कि उस डॉक्टर को समाज के लिए एक सस्ता और सफल कैंसर का इलाज ढूंढना था, तो क्या है, इससे उसकी समाज में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो रही थी। आखिरी उद्देश्यों को पूरा करने की स्वतंत्रता। यहाँ क्या है, व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के पूरा करने की स्वतंत्रता हो तभी वो सार्थक जीवन जी पाएगा। स्वतंत्रता से मतलब मैं जहाँ एडमिशन लेना चाहती हूँ वहाँ मुझे एडमिशन मिले, जिस चीज़ को मैं पाना चाह रही हूँ, लेकिन वो समाज के हित में होना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से मानव विकास के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो 3 हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक सभी की पहुंच। स्वास्थ्य, हमने बात करी कि सिर्फ हमें हेल्दी लाइफ ही जीनी है और जब हम हेल्दी लाइफ जिएंगे तभी हमारे जो जीवन के वर्ष हैं उसमें वृद्धि होगी। दूसरा है हमारा शिक्षा। शिक्षा जो है सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें ये भी देखना होगा कि जो बच्चे विद्यालयों में एनरोल्ड हो रहे हैं वो अपनी शिक्षा पूरी करके ही निकलें, या जो हायर एजुकेशन है उस पे भी हमें अपना फोकस रखना होगा और इसमें टेक्निकल एजुकेशन आदि फैक्टर्स को भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तीसरा है संसाधनों तक सभी की पहुंच। आपको जब समता का कंसेप्ट मैंने समझाया था तो आपको बताया था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए, इसीलिए जो हमारे जितने भी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उस तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे करेंगे, जबकि जिसको जितनी आवश्यकता हो हम उसको उसी हिसाब से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो गवर्नमेंट का है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को लाए कि जिससे लोगों का विकास हो सके और इम्प्लीमेंटेशन भी साथ ही साथ इफ़ेक्टिव हो। और ये जो तीनों विकास के पहलू हैं ये अपने आप में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जब आप आगे के टॉपिक्स में मानव विकास का मापन पढ़ेंगे तो मानव विकास का जो 3 मुख्य आयाम हैं वो भी यही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच। इन्हीं के आधार पर मानव विकास का मापन होता है, जिसमें हेल्थ के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हैं, शिक्षा के लिए इंडिकेटर हैं और संसाधनों तक सभी की पहुंच के लिए बने। अगला टॉपिक हमारा है मानव विकास के 4 स्तंभ। आप लोग देख रहे हैं एक ये बिल्डिंग का चित्र है और इसमें ऊपर की हेडिंग है मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को उसके पिलर्स सपोर्ट करते हैं या मजबूती देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव विकास की इमारत भी इन्हीं 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। इसमें हमारा पहला पिलर है समता, दूसरा हमारा पिलर है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा और इम्पोर्टेंट पिलर है हमारा सशक्तिकरण। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चारों पिलर्स में जो ये अवधारणाएं हैं इनको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि यही मानव विकास की मूल कुंजी है। चलिए अब हम पहला पिलर लेते हैं। मानव विकास का प्रथम स्तंभ समता। समता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसे जाति, लिंग, प्रजाति, आय आदि के आधार पर ना हो। प्रायः ये देखा गया है कि हम बात तो करते हैं मानव विकास की, लेकिन जो पॉलिसीज़ आती हैं क्या होता है कि सब तक उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती है और हम जितना मानव विकास चाहते हैं वो नहीं होता है, या जो मानव विकास है उसमें लोगों के विकास में बड़ा एक गैप आ जाता है। गैप कैसे? जिन्होंने उन पॉलिसीज़ को ले लिया वो बहुत विकसित हो गए, जो पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए वो विकसित नहीं हो पाते हैं। और इसके कंसेप्ट को समझने के लिए जो ये समता है इसको बहुत ज़रूरी है समझना, और जनरली हम 2 टर्म यूज़ करते हैं। पहला हमारा टर्म इसमें होता है समानता और दूसरा होता है समता। इन दोनों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो चलिए इस चित्र के माध्यम से हम समता और समानता के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग एक ये चित्र देख रहे हैं। इसमें ये दीवार के इधर आपको 3 व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं और इधर एक ये स्टेडियम है जिसमें मैच चल रहा है। तीनों ही व्यक्ति मैच को देखना चाहते हैं और मैच को देख सकें इसके लिए तीनों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि सरकार ने इनको इक्वल प्लेटफॉर्म दिए कि अब आप लोग अफसरों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कीजिए। पहला व्यक्ति देखिए, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो शायद इसके पास ये पिलर नहीं भी होता तब भी क्या होता, ये व्यक्ति आराम से मैच को देख सकता था। दूसरी एक शायद छोटी बच्ची है, इसको भी उतना ही बड़ा हमने पिलर दिया, लेकिन फिर भी देखिए इसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो यहाँ चलने वाले मैच का आनंद उठा सके। तीसरा व्यक्ति, ये आप लोग देख रहे हैं कि व्हील चेयर पे बैठा है और ये मैच को नहीं देख पा रहा है, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म की कोई भी उपयोगिता नहीं है। यहाँ क्या है, ये जो तीनों प्लेटफॉर्म दिए गए ये बिल्कुल इक्वल हैं और सरकार ने कह दिया कि हमने तो भाई सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दे दिए, हमने अपना काम कर लिया। लेकिन नहीं, यहाँ इसको शायद ज़रूरत ही नहीं थी, ये फिर भी नहीं देख पा रही है और ये बेचारा व्यक्ति बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे कि लोग एक समान स्तर पर पहुंच सकें। वो समान स्तर क्या है, ये मैच है। सबको इक्वल चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये कंसेप्ट आप लोग बच्चों समझ गए, ये है इक्वालिटी या फिर इसको हम कहते हैं समानता। चलिए दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में भी तीनों व्यक्ति बने हैं, वही मैच, ये वो अफसर है। अब यहाँ क्या हुआ, ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत लंबा था तो इससे वो प्लेटफॉर्म हटा लिया गया। फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, लंबा था और ये मैच पहले भी देख पा रहा था और अभी भी देख पा रहा है। दूसरी ये बच्ची, इसका सपोर्ट हटा के इसे एक और स्टैंड दे दिया गया और क्या है, अब ये बड़े आराम से इस मैच को एंजॉय कर रही है। तीसरा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे थे इसके लिए इस सपोर्ट की कोई भी उपयोगिता नहीं थी क्योंकि इसको रैंप की ज़रूरत थी, ये फिजिकली चैलेंज्ड है, तो इसको ये सपोर्ट दे दिए गए और इस सपोर्ट से ये व्यक्ति भी मैच एंजॉय कर पा रहा है। यानी कि अब हमने सबके लिए ऐसी व्यवस्था की कि जिसको जितनी आवश्यकता है उतने रिसोर्सेज उपलब्ध कराए और ये अवसर जो है सभी लोग इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। यही कंसेप्ट है हमारा समता। अगला हमारा है जो दूसरा स्तंभ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मानव विकास का द्वितीय स्तंभ, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से तात्पर्य है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अवसर तो उपलब्ध हो गए, लेकिन आज अवसर उपलब्ध हैं, कल फिर उपलब्ध नहीं है, तो क्या है, विकास वहीं पे रुक जाएगा। अगर हम इसको किसी ग्राफ पे प्रेजेंट करते तो क्या होता, आज हमारे पास अवसर है, हमारी ग्रोथ हुई, कल वो बंद हो गए तो हमारी ग्रोथ जैसी थी वो बिल्कुल वैसी हो गई और समय के साथ क्या होगा, हमारा वो स्तर धीरे धीरे गिरने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे पास संसाधन हैं या अवसर हैं उनमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। चाहे वो हमें गवर्नमेंट कुछ अवसर प्रोवाइड करा रही है या हमारे पर्यावरण में संसाधन है, हमें ध्यान रखना है कि वो हमें आज भी मिलें, कल भी मिलें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलें। वो कब मिलेंगे, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त हो सके। अब ये सतत पोषणीयता यहाँ बताया जा रहा है कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी, मतलब यहाँ कहा जाता है कि हमें संसाधनों का या अवसरों का मितव्ययिता से प्रयोग करना है। मितव्ययिता से मतलब ना ही हमें संसाधनों को वेस्ट करना है, ना ही इतनी कंजूसी से यूज़ करना है कि हमने कंजूसी करी तो हमारा विकास भी अवरुद्ध होगा, और अगर हमने उनको वेस्टेज किया तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये वर्तमान पीढ़ी की एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि वो अगली पीढ़ियां भी उन संसाधनों या अवसरों को एंजॉय कर पाएँ। इसके लिए हम सावधानी से प्रयोग करें और पर्यावरण के लिए भी ये बात लागू होती है कि हमें अपने पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान ना हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो।
तो बच्चों, ये हो गया मानव विकास का द्वितीय स्तंभ। अगला हमारा जो मानव विकास का तृतीय स्तंभ है, ये है मानव विकास का तृतीय स्तंभ, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। मतलब अगर हमें मानव विकास को गति देनी है तो हमें क्या करना होगा? मानव की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। जब तक हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, क्षमता का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम विकास की बात नहीं कर सकते। क्योंकि हमने शुरू में भी बताया था कि सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तो टाइम टाइम पे मनुष्य की क्वालिटीज़ में हमें इन्हांसमेंट करना होगा, उसकी क्षमताओं को विकसित करना होगा। और जब हम उत्पादकता को बढ़ाने की बात करते हैं तो उत्पादकता में वृद्धि कैसे है? लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। यहाँ क्या देखिए, आप लोग देख रहे हैं, क्षमताओं के निर्माण की बात कर रहे हैं। जब हम क्षमता का निर्माण करेंगे या क्षमता का संवर्धन करेंगे, तभी हम कहेंगे कि मानव की उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब प्रश्न है, क्षमता निर्माण हम कैसे करें? क्षमता निर्माण के लिए पहला है शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता। मतलब व्यक्ति जब शिक्षित होगा तभी वो अपनी समाज में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर पाएगा, और जो वो ऑप्शन चुनना चाहता है वो तभी चुन पाएगा जब उसके पास हर प्रकार के शैक्षिक अवसर उपलब्ध होंगे। दूसरा है बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब मनुष्य दिमाग से स्वस्थ होता है, शरीर से स्वस्थ होता है, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो नए थॉट प्रोसेस को भी सोच पाता है। नेक्स्ट है तकनीकी क्षमता का विकास आदि। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करता है और सारे दिन में वो 10 चीज़ें बनाता है, कोई भी चीज़ मान सकते हैं, और अगर हमने उसको कुछ मशीनें दे दी, टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, तो क्या होगा? उसकी उस प्रोडक्शन की लिमिट बढ़ जाएगी और वो व्यक्ति पहले से हो सकता है आज 10 बना रहा था, कल वो 20 बना ले। तो इस प्रकार हम इस प्रकार से क्षमता का निर्माण करके मनुष्य की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? मानव विकास की जो नींव है वो धीरे धीरे और मजबूत होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास का चतुर्थ स्तंभ, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से तात्पर्य है अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग विकल्पों के अभाव में अनुभवी भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं अपनी फील्ड के, लेकिन उनके पास अवसर नहीं होते हैं, विकल्पों को चॉइस नहीं करने का ऑप्शन होता है, तो क्या होता है? उनका विकास नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंने शब्द बोला अशिक्षित, तो उसका यहाँ अवसर जो है या विकल्प है वो सीमित हो गया। क्यों सीमित हुआ? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इसी तरीके से कोई एक स्त्री आगे बढ़ना चाहती है, जैसा कि हमारी सोसाइटीज़ में होता है कि स्त्रियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है। क्या है? उनके बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं, जिस वजह से उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस स्त्री का विकल्प जो है पहले ही हमने सीमित कर दिया। तो सशक्तिकरण में हमें क्या करना है? उन्हीं विकल्पों को चुनने की व्यक्ति को शक्ति प्रदान करनी है। अब बात आती है कि हम वो सशक्तिकरण कैसे करें। सशक्तिकरण कैसे करें के लिए पहला जो हमारा है वो है स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी तब तक सशक्तिकरण की संकल्पना साकार नहीं होगी। स्वतंत्रता जब हम एंजॉय करते हैं, हम फ्री माइंड से कोई काम करते हैं, तो हमारी जो उत्पादकता है, हमने पीछे भी पढ़ा, बढ़ जाती है। और स्वतंत्रता हमें किस सेंस में चाहिए कि मेरे पास जितने भी संसाधन हैं मैं उनका भरपूर प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई मुझे रोके नहीं, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति स्वतंत्र है। या पीछे हमने जो विकल्पों के सीमित होने की बात कही, तब हमारे वो विकल्प सीमित नहीं होंगे। मैं अगर चाहती हूँ कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लूँ, तो वहाँ फीस की वजह से ऐसा ना हो कि मैं वहाँ रुक जाऊँ, तो वो है आपकी स्वतंत्रता।
दूसरा है हमारा क्षमता संवर्धन। क्षमता संवर्धन के बारे में हम पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं कि हमें व्यक्ति की क्षमता का संवर्धन करना होगा। वो क्षमता का संवर्धन व्यक्तिगत स्तर पर भी होना चाहिए और सरकार की नीतियों के माध्यम से भी होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पॉलिसीज तो आ गई पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई या वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंची, तो इसमें मार्ग में बहुत सारी कमियां होती हैं जिसको कि हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से क्षमता संवर्धन के भी सपने को अगर हम साकार करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूँगी, व्यक्ति को बेहतर हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी, व्यक्ति को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें लोग भली भांति अपना विकास कर सकें। तीसरा है सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों का निर्माण। ये भी क्षमता संवर्धन से जुड़ा है। सुशासन का मतलब होता है बेहतर शासन और लोकोन्मुखी नीतियाँ। लोकोन्मुखी नीतियाँ कौन सी हैं? जो व्यक्तियों को आगे बढ़ाएं, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। और सुशासन, बेहतर प्रशासन होना चाहिए कि हमने सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं ला दी, हमें ये भी देखना है कि वो उस नीडी व्यक्ति तक पहुंची भी हैं या नहीं पहुंची हैं। साथ ही साथ जो राजनीतिक अस्थिरता है और इस तरीके की कमियां हैं या ड्रॉबैक्स हैं वो भी इस मार्ग में नहीं होनी चाहिए। चौथा है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के विकास पर बल देकर। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग जो हैं, अगर हम आज उनके विकास की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले सालों में क्या होगा? हमारे देश में मानव विकास का स्तर और अधिक पिछड़ जाएगा। क्यों पिछड़ेगा? क्योंकि ये गैप बढ़ रहा है। कुछ ही लोग विकास कर रहे हैं और कुछ लोगों का जो स्तर आज है वो और भी गिरेगा। तो इन समूहों के जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको भी देखना है, और सामाजिक, बहुत सारे ऐसे एथनिक क्लासेस हैं, स्त्रियां हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती, तो हम सरकार को क्या करना होगा? इस प्रकार की भी बहुत सारी नीतियों को लागू करना होगा। गृह कार्य में आपका पहला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास की अवधारणा क्यों आई, आप लोग सबसे पहले तो ये बताएंगे। दूसरी चीज़, मानव विकास क्या है जो कि डॉक्टर महबूबुल हक ने बताया था, उसको बताएंगे, और कौन सी दशाएं उत्पन्न होती हैं उसको भी बताएंगे। दूसरा है मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। इसमें हमने 3 पहलू बताए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक सभी की पहुंच। आप तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है आप लोग समता और सतत पोषणीयता के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इन दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और एक उचित उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि करेंगे। चौथा प्रश्न है, उत्पादकता और सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। उत्पादकता की भी आपने समझ लिया है, सशक्तिकरण समझ लिया है, और इनको भी आप उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उत्पादकता में आप ये भी बताएंगे कि व्यक्ति की क्षमता का संवर्धन कैसे करना है, और सशक्तिकरण के लिए हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इनको भी आप अपने उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जितना बेहतर आप लिख सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।